फलक, फैसल बताइए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना था, ऐसा ही है? मैम क्वेश्चन 2 करवा दे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जैसे आपने दिए थे कि आपने क्वेश्चन 1 2 खुद करके आने, आपने कोई और एग्जांपल करवाई थी क्लास में, तो मैंने आपको क्वेश्चन 2 भेजा था, तो आप अच्छा तो समझ नहीं आया। अच्छा ओके, मैं इसको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था सबसे मैम। जी वो आपने एक क्वेश्चन दिया था एक्टिविटी में, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है। तो वो जो है वो तो तुक्का लगा लिया, मगर मैम सही हो गया, मगर आता नहीं है कि वो किस तरह होता है। अच्छा ओके, मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने आपको क्लास पार्टिसिपेशन वाली एक्टिविटी दी हुई है ना, उसका सॉल्यूशन ट्री डायग्राम के साथ, ट्री डायग्राम आपने बनाया था? यस मैम, वो बनाया था। ठीक है, मैं आपको मैम पिक्चर सिर्फ शेयर। वो इवेंट की समझ नहीं आई, नीचे जो इवेंट था ना, इधर 3 एंड सेम ऑफ देम, कुछ इस तरह था। अच्छा, मैं ओपन करके आपको बताती हूँ। यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से ओपन करती हूँ। वो सम टाइम ऐसे होता है ना कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप प्रिंट स्क्रीन लेकर मुझे उसी वक्त भेज दिया करें मैसेज कि ये हमने क्लिक तो किया है लेकिन हमें इसकी समझ नहीं है, तो फिर मैं आपको उसी टाइम पे भी बता दूंगी ये। मैं ओपन करती हूँ। मैम उसमें ना मिस्टेक थी एक, आपने लिखा था ऊपर कि 3 सेक्टर्स में हमने उसे इक्वली डिवाइड किया, लेकिन जब आपने नंबरिंग दी थी उसमें आपने 1 2 3 4 किए हुए थे, तो ये मिस्टेक थी। तो फिर वो 3 वाले तो आंसर थे नहीं, तो फिर वो ऑब्वियस बात थी कि 4 ही हैं। अच्छा ओके, मैंने वैसे लिखा 1 2 3 4 ही है, लिखते वक्त यहाँ पर 3 कर दिया। ये डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल सेक्टर्स, एक तो ये था, और इस वाले क्वेश्चन में आप कह रहे हैं ये जो 9th है? यस मैम। यस मैम, अच्छा, 9th 10th। इसमें इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपके टोटल 16 आउटकम्स बने थे। So calculate probabilities of the neither score is a 3 and both scores are the same. ये मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये neither score is 3 and both scores are same. So ये 3 वाले जो है ना, ये तो आपने लिखना ही नहीं है ना, ये वाला 3 वाला ये कॉलम और ये 3 वाली रो, इसको आप छोड़ दें, यानी कि मैं इसको मैं इधर ले आती हूँ। सो आपने ये वाला और ये वाला इसको इंक्लूड ही नहीं करना। तो इसमें ये वाला जो आउटकम है ना, ये वो वाली आउटकम है जिसमें दोनों सेम है, 3 एंड 3। तो 3 एंड 3 वाली ऑप्शन भी आपने नहीं रखनी है, तो बाकी आप अकॉर्डिंगली देख। Neither score is a 3 and both scores are the same. So कोई 3 ना हो और both scores भी सेम हो। इसमें हमारे पास कितनी ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं, ये देखें, वो 3 एक रह ये जाती वाली है, ऑप्शन समझ है, गया। एक ये वाली ऑप्शन रह जाती है और एक ये वाली ऑप्शन रह जाती है। तो ये 3 ऑप्शन 3 by 16 हो गया ये, तो इट्स डन। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 fair dice are thrown simultaneously the random variable d। मैं थोड़ा सा पहले आपको इसको स्टार्ट करवा देती हूँ। हमने लेसन में ये सीखा था, जो हमारा फर्स्ट लेसन था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हम किन को कहते हैं। हम सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन में यही होता है ना कि आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या। जब आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है सैंपल स्पेस आपने लिखना है खुद से।
सो सैम्पल स्पेस लिखते वक्त आपने ट्री डायग्राम ऑप्शन भी आप ले सकते हैं और स्क्वायर बॉक्स ऑप्शन भी ले सकते हैं। फिर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में जो उसने वेरिएबल बताया है ना कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आपने अपने सैम्पल स्पेस को नंबर्स देने होते हैं। जब आप नंबर्स दे देते हैं तो फिर आप जो है वो अकॉर्डिंगली उसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का लास्ट लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ये सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो आई कैन होप के आप जो अगर कभी क्वेश्चन 5 पॉइंट टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का आया तो ये आप इस तरह से सैम्पल स्पेस आराम से बना सकते हैं। ये 4 पॉइंट टॉसिंग का बना हुआ है ना, इसी को आपने कॉपी कर देना है और इसी को एक दफा दोबारा पेस्ट कर देना है, तो वो आपका 5 पॉइंट टॉसिंग। पहले वाली सारी आउटकम्स के साथ हेड ऐड कर दीजिएगा और नेक्स्ट वालों के साथ टेल्स ऐड कर दीजिएगा। जिस तरह से ये है ना, मैं आपको 2 पॉइंट टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का अगर यहाँ पर बनाकर दिखाऊं 4 पॉइंट टॉसिंग, तो सबसे पहले आप और टी एंड हेड हेड, ये 4 आउटकम्स हैं हमारे। आप इनको कॉपी कर लें और कॉपी पेस्ट करने से पहले जो फर्स्ट वाले 4 है ना, इनके तीसरे कॉइन का हेड ऐड कर दें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें, और जो आपका थर्ड वाला कॉइन है उसका की ऑप्शन यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। अब आप देखें ये 3 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो गया। अब अगर आप 4th कॉइन ऐड करना चाहते हैं ना, तो इन 8 के 8 को कॉपी कर लें और यहाँ पर इन 8 के साथ आप पहले 8 के साथ एच ऐड कर दें अपने 4th कॉइन का, और ये नेक्स्ट आप पेस्ट करेंगे तो ये जो नेक्स्ट वाले 8 होंगे उनके साथ अपने 4th कॉइन का टेल जो है वो ऐड कर दें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 5th कॉइन ऐड करें तो वो आप कर सकेंगे ना। इन सबको आप पेस्ट कर कॉपी कर लेना और सबसे पहले इन सब के साथ 5th कॉइन का हेड ऐड कर देना, फिर इन सबको पेस्ट कर देना और 5th कॉइन का टेल ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपका 5 पॉइंट टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का भी हो जाएगा। सो वी वर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स ना, तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस आउटकम में आपको 3 हेड्स नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 मेंशन कर देंगे। यहाँ पर भी 3 हेड्स हैं, 3 मेंशन कर देंगे। 2 हेड्स हैं, देन 4 हेड्स हैं, 2 हेड्स हैं, 2 हेड्स हैं एंड सो ऑन। फिर बाद में आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। सो दैट वाज लाइक हमने किस तरह से इस चैप्टर में स्टार्ट लिया था। Question number 2 is, two fair dice are thrown simultaneously. The random variable d is the difference between the smaller and the larger score, or 0 if they are the same. Tabulate the probability distribution of d. यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, मैंने ये बनाया हुआ था, हम इसको यहाँ ले जाते हैं। ये हमारा है 2 dice rolling experiment। ये रहा हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 6A एक्सरसाइज। डिफरेंसेस हमने लेने हैं, 1 में से 1 माइनस कर दें तो यू विल गेट 0। सो 0 इज हियर। यहाँ पर लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर दें 1, देन 3 में से 1 माइनस किया 2, 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 एंड 5। यहाँ भी सब्ट्रैक्शन कर दें, 2 में से 1 1 गया और 2 में से 2 0 हो गया। देन 3 में से 2, आप 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। वो लार्जर में से उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो नेगेटिव साइंस को नहीं कंसीडर करना चाहते। तो अगेन 2 है, 3 है, 4 है। आप देख रहे हैं नंबर्स का पैटर्न, अब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। सो 6 में से 3 माइनस किया तो 3। यहाँ पर आप आएंगे तो 4 में से 1 3, 2 1 0 1 एंड 2। यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 3 2 1 0 एंड 1। फिर यहाँ पर 6 में से तो 5 4 3 2 1 एंड 0। अब आपने डिफरेंसेस का बनाना है ना, हमारा वेरिएबल वाज डिफरेंसेस।
सो आप क्लियर करें, यहाँ पर मैं लाइंस के साथ आपको हाईलाइट कर देती हूँ। 1-1 का डिफरेंस ये है, फिर 2-2 का डिफरेंस आपको 1-1 के लिए यहाँ पर आ जाए आप, ये है और ये है। इसी तरह यहाँ पर ये है और ये 1-1 का डिफरेंस है। तो हाउ मेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज आर हियर। जीरोज आपको कितने मिलेंगे, ये डायगोनल आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं। 30 पे चले जाएं। अब आप देखें आपको 1 कितने टाइम्स नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 5 ये हो गए 10। तो 1 आपको 10 टाइम्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आउट ऑफ 36। इसी तरह 2 आपको हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सी 2 हियर, ये देखें 4 टाइम्स यहाँ पर होगा एंड 4 टाइम्स ये यहाँ पर भी है। तो 2 हमारे पास जो है ना वो हमें 8 टाइम्स है आउट ऑफ 36। इसी तरह अगर आप 3 को नोटिस करें, सो 3 इज हियर, ये 3 है यहाँ पे 3 टाइम्स और 3 टाइम्स यहाँ पर भी है। तो 3 and 3 6 by 36। इसी तरह डिफरेंस 4 आप नोटिस करें, हाउ मेनी टाइम्स, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 by 36। और डिफरेंस 6 नहीं हो सकता है, डिफरेंस 5 ही मैक्सिमम हो सकता है। सो 1's 5 is here and 1's 5 is here, 2 by 36। अब आपने ये टेबल सही बनाया या नहीं बनाया, हम यहाँ पर सम करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम का। सो 6 and 10, सबसे पहले 6 है, सो 8 and 2 10 हो गए, 6 and 4 10 हो गए, और ये 10 हो गया 30 और ये हो गया 6। सो इट्स 36 by 36। आपको आंसर जो है ना वो 1 मिला है। तो दैट मीन्स कि आपने जो टेबल कंस्ट्रक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। अब क्लियर हो गया, ये ठीक हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने 6A एक्सरसाइज का इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे उन्होंने कहा है, अ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, द रैंडम वेरिएबल x is related to the number n thrown on the dice as follow। सो किस तरह से है, आपको पता है ना कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंगल एक डाइस के लिए है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ओनली वन डाइस इज बीइंग यूज्ड हियर। द रैंडम वेरिएबल x इज रिलेटेड टू द नंबर n थ्रोन ऑन द डाइस। आपको डाइस थ्रो करके जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना उनके बारे में ये आपको बताएंगे। इफ n यानी नंबर ऑफ डॉट्स इज इवन देन x इज हाफ ऑफ n। अदरवाइज का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ डॉट्स आपके ऑड हो जाते हैं तो x इज डबल, आपने उसको डबल कर देना है, डबल ऑफ n। टेबुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को समझ लिया। इट्स द रैंडम एक्सपेरिमेंट ओनली विद वन डाइस। मैं एक डाइस को जब थ्रो करूँ ना, रोल करूँ, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 and 6, और ये हर आउटकम जो है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। तो 1/6 1/6 एंड सो ऑन, हर किसी के लिए 1/6 है। अब उसने कहा कि ये तो एक्चुअल वन डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट था ना, हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उसने आपको एक वेरिएबल जो था ना वो बता दिया है कि वो कहते हैं एक्स वेरिएबल आप यहाँ पर कैलकुलेट करें, और एक्स को इस तरह से कैलकुलेट करें कि जब एन आपका इवन होता है ना तो हाफ ले लें एन, और जब एन आपका ऑड होता है तो एक्स को डबल कर दें एन का। सो 1 इज ऑड के लिए आपने क्या करना है, डबल करना है, 1 multiplied by 2। जब ये इवन होगा तो हाफ कर देना। फिर ये ऑड है तो 2 टाइम्स कर दें इसको,
और ये इवन है तो इसको हाफ करते हैं. 5 is again odd 2 times. 6 is even तो इसको आप हाफ करते हैं. अब आप यहाँ पर देखें आपके वेरिएबल की वैल्यूज आपको मिलेंगी जो जिस तरह से हमें कैलकुलेशंस के लिए बताया था. सो 2 इज हियर, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2, 10 इज हियर और यहाँ पर 3 मिल जाएगा आपको. हाँ जी, ठीक हो गया. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ माय दिस रैंडम वेरिएबल. इस रैंडम वेरिएबल की ये सब वैल्यूज हैं. अब आप यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे. हम अगर मैं ये देखूँ ना, अपने सैम्पल स्पेस को मैंने नंबर्स असाइन कर दिए अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंगली. तो आप देखिए कि मुझे 1 मिला है और 2 मिला है हमें, 1 है, 2 है, 3, 6 एंड 10. तो मैं यहाँ टेबल बनाऊंगी 1, 2, 3, 6 एंड 10. अब यहाँ पर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे. अब जरा मुझे बताइए साथ साथ के 1 के लिए आप क्या प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. ये प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है. 1 आपको सिर्फ एक मर्तबा नजर आ रहा है ना, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखें हम. इट्स 1/6. अब 2 आपको 2 टाइम्स नजर आ रहा है. यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है. तो दैट मीन्स कि इस वाले 2 के साथ जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है और इस 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है. तो अब आपने इनको ऐड कर देना है. यू विल ऐड दीज. तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/6. अब यहाँ पर 3 है ना, तो 3 के लिए आप देखें कि आपको 3 की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी. मेरा जो वैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये तो मैंने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस को वेरिएबल के अकॉर्डिंगली नंबर दे दिया ना, तो लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी वही है 1/6. तो 1/6 इज हियर और 6 भी आपको वंस नजर आ रहा है, सो 1/6 हियर. 10 भी आपको वंस ही नजर आ रहा है. इस कॉलम को जरा ऐड करके बताइए कि आपका आंसर 1 आता है. क्विकली जल्दी से मुझे बता दें कि ये प्रोबेबिलिटीज वाला जो कॉलम है इसका आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. हाँ जी बताइए लाइबा. फलक है हमारे साथ हम आएगा. और नूर आप भी तो बोलिए बेटे. सब लोग पार्टिसिपेट किया करें. आप लोग पता नहीं क्लास ज्वाइन करके ना खामोश हो जाते हैं. ये बात सही नहीं होती है. दानियाल. सो इट्स 6/6. अगर किसी भी पॉइंट पर ऐसा हुआ कि आपका ये सम 1 नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमने कहीं मिस्टेक की है. इट शुड बी 1, अदरवाइज यू नीड टू रीचेक. Question number 4 is, two fair dice are thrown simultaneously. The random variable h is the highest common factor of the two scores. Tabulate the probability distribution of h combining together all the possible ways of obtaining same value. So question number 4 के लिए हम टू डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट का ना, हम ये ले लेते हैं. और ये टेबल हमें चाहिए है और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमें HCF आपने लेना है. ये जो 2 स्कोर्स आपको नजर आ रहे हैं ना टू डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट में, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 1, यहाँ पर 4 and 1 या 1 and 4 जो भी है, आपको जो 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपने उनका HCF कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के आपने प्रोसीजर्स पढ़े होंगे. सिर्फ एक प्रोसीजर ये करके दिखाती हूँ. 2 and 6 है,
और 6 and 6 यहाँ पर है। यहाँ पे कोई और एक रैंडम हम ले लेते हैं, 5 and 4 ले लेते हैं, एंड मे बी 6 and 2 ले लेते हैं, 6 and 2। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए आप, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको जो प्रोसीजर बता रही हूँ वो आप फॉलो करें या आपकी अपनी चॉइस है। अगर हमें 2 नंबर्स दिए हुए होते हैं ना, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि उन 2 नंबर्स में, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज 1 and 6, इन दोनों में लार्जर नंबर इज 6, तो आप 6 को इस तरह से और 1 को इधर बाहर रखें और डिवीजन स्टार्ट कर दें। 1 6 are 6। आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो स्टॉप हियर, यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे आप। तो ये जो आपका है ना, जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप 2 and 6 के लिए देखेंगे, फॉर 2 and 6 larger number is 6 and smaller number is 2. Start your division. 2 3s are 6। अगेन आप देखें कि आपका रिमाइंडर एक ही गो में 0 आपको मिल गया है। सो 2 इज योर, ये वाला जो है ना आंसर, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर 3 and 6 में देखेंगे तो 3 and 6 और 3 2s are 6, तो 3 आपको मिलेगा। 4 and 6 में क्या होगा, 6 को आप यहाँ रखेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे, तो 4 1s are 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस तरह से करेंगे कि ये जो 4 था इसको यहाँ ला के रखेंगे, 4 इज हियर, और अब हम डिवीजन करेंगे। 2 2s are 4। अब आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए स्टॉप देयर, और जो ये वाला आपका इमीडिएट डिवाइजर होता है ना जो आप यूज करते हैं, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2। 5 and 6 के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 is smaller and 6 is larger, तो 6 यहाँ पर होगा। 5 1s are 5, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अगेन आप 5 को उठाकर यहाँ पर ले आए, 5, और फिर डिवीजन आप करेंगे तो 1 5s are 5, और अब रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। अब ये वाला जो आंसर है, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको यहाँ पर लिखते हैं आप। 6 and 6 के लिए आपके पास 6 ही होगा। 5 and 4 के लिए अगर आप करेंगे तो आपको समझ आ रही है ना सबको, 5 is larger and 4 is smaller, 4 1s are 4 हो गया, यहाँ पर 1 रह जाएगा बाकी। अब क्या करें, हाँ जी बताइए। इस 4 को यहाँ ले आएंगे एंड 1 4s are 4, अब रिमाइंडर 0 आ गया है। आपका जो ये रिटर्न नंबर है, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 6 and 2 के लिए आप देखें तो वो 2 आपको मिलेगा। सो इस तरह से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने हर बॉक्स की एंट्री के लिए जो है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ना इन सब का आंसर आपको 1 मिलेगा, 1 1 and 1। सो 1 2s are 2, इधर भी आंसर 1 मिलेगा। फिर 2 1s are 2, इधर आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 and 5 है ना, 2 and 5, तो 2 2s are 4 एंड अगेन यहाँ आपको 1 मिलेगा। सो यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एज के लिए। अब आप ये जो रेड में आंसर्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। आप देखिए आपका 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन, ये आप कंप्लीट करेंगे खुद से। प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपकी 36 आउटकम्स हैं, उनमें से हाउ मेनी टाइम्स आपको यहाँ 1 नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 वो आपने काउंट करके यहाँ पर लिख लेना। तो ये आपकी जो है ये इस तरह से टेबल आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। अगेन आपने एंड पर यहाँ सम जो है वो चेक करना है। अगर आपका सम 1 आ जाता है तो दैट मीन्स कि कोई मिस्टेक नहीं है, एंड इफ द सम इज नॉट इक्वल टू 1 तो दैट मीन्स कि हमें इसको रीचेक करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। फलक एंड मेहरान, फलक एंड मेहरान, question number 5 is when a four-sided dice is thrown, the score is the number on the bottom face. Two fair four-sided dice, each with face number 1 to 4. The random variable m is the product of the two scores multiplied together. आपने क्या करना है कि जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ना उसको यूज करना है आपने। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है, 4 साइड्स हैं उस डाइस की जिसको इन्होंने यूज किया है। जिस तरह मैंने आपको सर्कल नहीं बनाकर दिया था असाइनमेंट में, ये क्लास पार्टिसिपेशन जो टास्क था उसमें जो सर्कल था उसके भी 4 ही पार्ट्स थे। तो उसी तरह आपने ये 4 जो है वो लेने हैं, 4 1 और 4 सेकंड। सो 2 उन्होंने आपको साइडेड डाइस इसी वजह से कहा है, 2 साइडेड नहीं है, सॉरी 4 साइडेड है और 2 डाइस है हमारे पास। द रैंडम वेरिएबल m, ये इन्होंने 2 यहाँ पर यूज किया कि ऐसे आपने 2 डाइस लेने हैं, उनके साथ आपने ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। m is the product of the two scores multiplied together. Tabulate the probability distribution of m combining together all the possible ways of obtaining the same value. So 1 and 1 is here, 1 and 2 is here, 1 and 3, 1 and 4, again 2 and 1 and so on. आपने जो चीज कंसीडर करनी है ना वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी उनको मल्टीप्लाई करके आपने यू हैव टू राइट द आंसर्स। सो 1 1s are 1 2s are 1 3s are 1 4s और 2 1s are 2, 2 and 2 4, 6 and 2 4s are 8, अगेन 3 1s are 3, 3 2s are 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया एंड 3 4s are 12 हो गया, 4 है देन 4 2s are 8 हो गया, 12 हो गया एंड 4 4s are 16 हो गया। अब आपके पास ये जो ब्लूज में नंबर्स है ना, ये दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखा हुआ है। आपने इन नंबर्स का टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सो प्रोबेबिलिटीज जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर आउट ऑफ टोटल आपकी 16 आउटकम्स हैं। सो मिनिमम नंबर इज 1 हियर, देन 2 हियर, 3 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, 8, उसके बाद 9 भी है, देन हमारे पास 12 है और फाइनली 16 है हमारे पास। सो 16 आपको ओनली वंस नजर आ रहा है आउट ऑफ 16, 12 आपको ये 2 टाइम्स नजर आ रहा है। सो इट्स 2 by 16। 9 को अगर आप नोटिस करें तो 9 इज ओनली वंस, so it's 1 by 16, 8, 1 and 2, 2 by 16 and so on। इस तरह से आपने अपना टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करना है एंड अल्टीमेटली यू हैव टू चेक द सम ऑफ दिस कॉलम, इट शुड बी 1 और अगर 1 नहीं होता है तो यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई द रिजल्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है
अगेन हम इसमें ट्री डायग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ चैट में पोस्ट करती हूँ, मैं जितनी देर तक अटेंडेंस लेती हूँ आप इसका ट्री डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि a bag contains 6 red and 3 green counters. So red हमारे पास 6 हैं और green हमारे पास 3 हैं, तो इन टोटल हमारे पास 9 counters. 2 counters are drawn from the bag without replacement. इसका मतलब है कि आपने पहला काउंटर जो भी पिक किया उसको आपने आउट कर देना है, वापस आपने बैग में नहीं रखना। Tabulate the probability distribution of the number of green counters. So हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है ना, हमारा जो वेरिएबल है वो ग्रीन है, ठीक है। सो आप लोग इसका ट्री डायग्राम कंप्लीट करें, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ये मैं क्वेश्चन जो है ना ये चैट ऑप्शन में यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। सो कंप्लीट द ट्री डायग्राम। रोल नंबर 5 मोहम्मद सलमान फारूक। मलिक मोहम्मद तैयब। Yes, ma'am. रोल नंबर Ma'am, Salman Farooq present. मोहम्मद तैयब। रोल नंबर 6। रोल नंबर 13 वकार नजीर। रोल नंबर 16 अम्मार नदीम। Present, ma'am. रोल नंबर 19 सैयद मशहूद बुखारी। Present, ma'am. रोल नंबर 23 दानियाल सलीम। रोल नंबर 33 सलमान तारिक। Yes, ma'am. Present. रोल नंबर 35 मुतहर जलाल। रोल नंबर 50 शाफान यासिर। Present, ma'am. रोल नंबर 51 मोहम्मद मेहदी। रोल नंबर 55 मोहम्मद अब्दुल्ला। रोल नंबर 57 माहम सलाहुद्दीन। रोल नंबर 60 महजबीन। रोल नंबर 61 उस्मान अफजल। रोल नंबर 62 जवेरिया तारिक। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 80 उस्मान रशीद। Present, ma'am. रोल नंबर 82 मोहम्मद अब्दुल्ला। रोल नंबर 87 फराज अहमद। रोल नंबर 90 राव अब्दुल हनान। Present, ma'am. रोल नंबर 121 वलीद अमजद। रोल नंबर 122 मोहम्मद उमर अजमल। रोल नंबर 127 जमील। रोल नंबर 128 अब्दुल मोइज अदनान। रोल नंबर 138 अली इरफान। रोल नंबर 141 मोहम्मद शाहजेब। तहरिश फातिमा 143। मैम 147 मोहम्मद अंस। 148 लाइबा सुहेल। प्रेजेंट।
155 मोहम्मद नोमान मलिक, नोमान मलिक हैं क्लास में? रोल नंबर 163 उस्मान एहसन, Present, ma'am. रोल नंबर 170 राना नजम, रोल नंबर 174 अली हैदर, रोल नंबर 176 नूरुल ऐन, Present, ma'am. रोल नंबर 178 अहमद रजा, फलक शेर 181 रोल नंबर, रोल नंबर 190 मोहम्मद तजम्मुल, Present, ma'am. रोल नंबर 205 मोहम्मद एजाज अली शाह, हाँ, फलक ने चैट में लिखा है। Yes, ma'am. Present. एजाज अली शाह प्रेजेंट है। Yes, ma'am. Present. Present. फलक शेर ने क्या लिखा है? चैट में लिखा है। फैसल मुनीर रोल नंबर 217, Present, ma'am. रोल नंबर 239 मेहरान, Present, ma'am. रोल नंबर 248 उमैर शौकत, रोल नंबर 255 मोहम्मद उस्मान, 275 मलिक यूसुफ, रोल नंबर 310 अब्दुल हसन, Present, ma'am. Ma'am, 0057 present. मैम 0147 भी प्रेजेंट है। Ma'am, 0138 present. M0051 भी present. आप लोग अपनी बारी पर कहाँ थे? मैंने काफी पॉज देकर अटेंडेंस मार्क की है। मैम 0013 प्रेजेंट। Ma'am, 0023 ma'am. मैम 0023 की पे लगा दें, उसने मैसेज में लिखा है। मैम 0013 बुकार नजीर 0138 0013 प्रेजेंट है। 014 00 35 ओके, Ma'am, 0138 Tanveer Khan. ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही इनिशियल ग्रेड्स के छोटे बच्चे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और कौन सा रोल नंबर? 0141 0051. मैं एब्सेंट्स के नाम बोल रही हूँ और मुझे जो है ना वो उसी वक्त बताते जाइएगा। रोल नंबर 6। मैम इसमें चैट में लिखा प्रेजेंट है। चैट में लिखने से क्या होता है? बोलते क्यों नहीं है आप लोग? रोल नंबर 51 present. रोल नंबर 55, रोल नंबर 60, Present. 61, roll number 82, 87, 121, 122, 127, 128, 155, 170, 174, 178, 248, 255 and 275. तो क्वेश्चन नंबर 6 का ट्री डायग्राम बना लिया आप लोगों ने?
ट्री डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? यस मैम। इसमें आपके पास जो ग्रीन काउंटर्स है ना, उनके लिए आप फिर एंड पे उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट देंगे. लेट मी शो यू द ट्री डायग्राम हियर. एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ. ये रहा हमारा ट्री डायग्राम. यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेड हम पिक करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है, टोटल हमारे 6 थे ना रेड और 9 थे हमारे. सो फर्स्ट रेड पिक हो जाएगा 6/9 है, और फर्स्ट ग्रीन पिक हो जाएगा 3/9, उसकी प्रोबेबिलिटी है. अब यहाँ पर रेड आउट हो चुका हुआ है, सेकेंड टाइम आपको रेड मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8. फिर इसी तरह फर्स्ट टाइम रेड आउट हो चुका हुआ है, सेकेंड आपको ग्रीन मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8. सो फर्स्ट आपका ग्रीन आउट हो चुका हुआ है, तो सेकेंड आपका रेड आपको मिलेगा. तो 8 हमारे टोटल रह जाएंगे, लेकिन रेड क्योंकि आउट नहीं हुआ था तो रेड 6 के 6 अवेलेबल है. और अगर ग्रीन पहले आउट हो चुका हुआ है तो सेकेंड भी ग्रीन आ जाएगा. तो अब अवेलेबिलिटी ग्रीन की हमारे पास 2 की है. अगेन आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेड है, सेकेंड रेड है. फर्स्ट रेड था, सेकेंड ग्रीन है. फर्स्ट ग्रीन था तो सेकेंड रेड है. अगर फर्स्ट भी ग्रीन है, सेकेंड भी ग्रीन है, ये हमारे आउटकम्स हैं. आप इसको अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंगली नंबर्स असाइन कर दें, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड थे ग्रीन काउंटर्स में. इस वाली आउटकम में आप देखें तो आपको कोई भी ग्रीन आउटकम नहीं नजर आ रहा. सो 0 इज हियर. यहाँ पर आपको 1 ग्रीन आउटकम नजर आएगी, 1 इज हियर. यहाँ आपको 1 नजर आएगा, फिर हमने 1 मार्क कर दिया. इस वाली आउटकम में आपको दोनों ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 मार्क कर देंगे. ठीक है. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज आपने लिखनी है. तो प्रोबेबिलिटीज लिखने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इस वाले ट्री का जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है, तो इस ट्री के एंड पॉइंट से यूं चलते चले जाएं, स्टार्ट तक पहुंच जाएं. तो आपकी ये वाली 2 फ्रैक्शंस इसमें इन्वॉल्व है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. 5 6 जार 30 हो गया और 9 8 जार 72 हो गया. 30/72 इसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है. अब इस ट्री पे हमने इसकी ब्रांच पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है, जहाँ पर आपका रैंडम वेरिएबल 1 है. तो इसी ट्री की ब्रांच को लेते हुए स्टार्ट पे पहुंच जाए. ये वाली फ्रैक्शन है और ये वाली फ्रैक्शन है. तो 6/9 multiplied by 3/8, you will get 18/72. अगेन अब आप इस ब्रांच पर आ जाएं. 1 प्रोबेबिलिटी है, तो आप 6/8 और 3/9 को मल्टीप्लाई कर दें. अब फिर इस ब्रांच पर आएंगे तो 2/8 और 3/9 को मल्टीप्लाई कर दें. अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ये नंबर ऑफ ग्रीन्स अगर आप नोटिस करें ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रीन्स 0 है, 1 है या फिर 2 है. So 0 की प्रोबेबिलिटी व्हाट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ 0, 30/72. और 1 की प्रोबेबिलिटी में आपने इन 2 प्रोबेबिलिटीज को, ये जो 1 वाली है ना, इनको ऐड कर देना है. सो 18/72 और इसमें आप ऐड कर दें दूसरा वाला 18/72. ये दोनों 1s की प्रोबेबिलिटी 18/72 ही है. सो ये आपको 36/72 मिलेगा. अब 2 जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और उसके सामने प्रोबेबिलिटी 6/72 है, तो 6/72 यहाँ मेंशन कर दें. आप जब एंड पर इन सबको ऐड करेंगे ना, तो यू विल गेट योर आंसर 1. सो इफ यू आर गेटिंग आंसर 1, दैट मीन्स कि आपने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है. अगर 1 नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से ट्री डायग्राम को एक मरतबा नोटिस करें कि कहाँ पर मिस्टेक है. ये क्वेश्चन आपने 6 इस तरह से कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा टेक्निकल है, इसको जरा आप पे अटेंशन हियर. क्वेश्चन नंबर 7 में Satish picks a card at random from an ordinary pack. और आपको पता है कि ऑर्डिनरी पैक में हमारे टोटल कार्ड्स 52 होते हैं. इफ द कार्ड इज एन एस, ही स्टॉप. अगर तो उसने पिक किया कार्ड और एज कार्ड उसके हाथ में है तो वो स्टॉप कर देगा. इफ नॉट, अगर उसका जो पिक्ड कार्ड है वो एज नहीं है,
ही कंटिन्यू टू पिक कार्ड्स एट रैंडम। वो कार्ड्स फिर पिक करता चला जाएगा, जो ही उसके हाथ में एज आ जाएगा वो स्टॉप कर देगा, और अगर एज नहीं आता तो वो कंटिन्यू रखेगा। और ये पिक्स उसने विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है until either an ace is picked, या तो उसके हाथ में एज आ जाए या फिर 4 कार्ड्स उसके हाथ में हो जाए। 5वां कार्ड उसको पिक करने की नहीं है परमिशन, उसने ऑन द होल 4 टर्न्स अपनी लेनी है। सो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली पहले पिक किया, अगर तो कार्ड एज था तो गेम स्टॉप हो जाएगी, और अगर वो कार्ड एज नहीं था तो वो नेक्स्ट कार्ड पिक करेगा, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है पिक। सो नेक्स्ट कार्ड भी अगर लेट से एज आता है तो स्टॉप हो जाएगी गेम, और अगर एज नहीं आता है तो गेम कंटिन्यूड रहेगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम इधर लेकर आते हैं और इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज वी आर टोल्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द ट्री डायग्राम। यहाँ पर हम आ गए। ट्री डायग्राम बनाने के लिए आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि यू हैव टू पिक द कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। सो यहाँ पर हम फर्स्ट पिक लिखेंगे, यहाँ पर हम सेकंड एंड सो ऑन। फर्स्ट टाइम जब मैं कार्ड पिक करती हूँ तो हो सकता है कि मेरा कार्ड जो है वो फर्स्ट टाइम ही एज पिक हो जाए, और हो सकता है कि एज ना पिक हो। अगर मेरा फर्स्ट टाइम एज पिक हो जाता है तो आई विल स्टॉप द गेम हियर। ये जो फुल स्टॉप मैंने रेड कलर का मार्क किया ना, इसका मतलब है कि हम गेम को स्टॉप कर देंगे। सो फर्स्ट में आपका एज पिक हो जाए। 52 कार्ड्स में कितने एज होते हैं? 4 एज होते हैं। सो 4/52 इज हियर। और अगर 4 एज होते हैं तो ऐसे कौन से कार्ड्स हैं जो एज नहीं होते हैं? वो कार्ड्स 48 हैं हमारे पास आउट ऑफ 52। 52 में से 48 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि एज नहीं हैं। सो लेट से अगर मेरे हाथ में एज आ जाता है तो गेम स्टॉप हो जाएगी, और अगर एज नहीं आता है तो फिर हमें सेकंड टर्न मिलेगी। यहाँ पर अब आप लिखते हैं सेकंड टर्न। सेकंड टर्न में भी क्या हो सकता है? हो सकता है सेकंड टर्न में आपको एज मिल जाए, हो सकता है कि आपको सेकंड टर्न में भी एज ना मिले। सो अगर आपको सेकंड में एज मिल गया तो गेम यहाँ पर हो जाएगी स्टॉप। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि एक कार्ड आउट हो चुका हुआ है, आपके हाथ में एक कार्ड पहले से ही है जो कि एज नहीं था, तो इसका मतलब है मेरे टोटल कार्ड्स 51 है। यहाँ एज क्योंकि नहीं पिक हुआ ना, तो एज तो 4 के 4 ही होंगे यहाँ पे। सो 4/51 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेकंड पिक कि आपका एज आ जाएगा। और सेकंड पिक में एज नहीं आता, अगेन आपके 51 कार्ड्स तो रह गए क्योंकि एक आउट हो चुका है, और जो आपने आउट किया था कार्ड वो एज नहीं था। तो इसका मतलब है जो एज नहीं है ना वो अब 48 नहीं है बैग में, बल्कि 47 रह गए हैं, ठीक है। सो अगर तो एज आ गया तो स्टॉप हो गया, और अगर एज नहीं आया तो हमें हमारी थर्ड टर्न जो है ना वो मिलेगी। थर्ड टर्न इज हियर। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास अगेन थर्ड में हो सकता है एज आ जाए, थर्ड में हो सकता है एज नहीं आता। अगेन यहाँ पर अगर एज आ जाता है तो आपकी गेम यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, और अगर एज नहीं आता तो आपको फिर नेक्स्ट टर्न मिल जाएगी। यहाँ पर 2 कार्ड्स आपके आउट हो चुके हैं, तो टोटल अवेलेबल कार्ड्स हमारे पास 50 रह गए, और एज क्योंकि कोई भी नहीं आउट हुआ तो 4 के 4 एज मौजूद हैं। या फिर क्या हो सकता है कि 50 कार्ड्स जो टोटल रह गए थे क्योंकि 2 कार्ड्स आउट हो गए, और जो आउट किए थे ना अपने वो एज नहीं है। सो अब मेरे पास जो एज नहीं कार्ड्स रह गए हैं ना वो 46 रह गए हैं। सो अब आ गई बारी फोर्थ टर्न की। फोर्थ टर्न आपको मिलेगी अगर आपकी थर्ड टर्न में भी आपका एज नहीं आया था। लेकिन फोर्थ टर्न इम्पॉर्टेंट है समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको 5वीं तो टर्न मिलने की नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों पर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ।
अगर तो आपका एज आ जाता है तो गुड, अगर एज नहीं भी आता है तो भी आपको अब 5th टर्न तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर 4th टर्न पे आपकी गेम जो है वो एंड हो जाएगी, अब आपको बारी नहीं मिलेगी। सो 4th पर आपको एज मिल जाएगा जबकि 3 कार्ड्स आउट हो चुके हुए हैं। तो मेरे पास बैग में 49 कार्ड्स रखे हुए हैं और 4 एज क्योंकि कोई भी नहीं निकला था बाहर, तो 4 के 4 एज अवेलेबल हैं। यहाँ पर 49 कार्ड्स रह गए थे और मेरे पास 3 कार्ड्स ऐसे आउट हो चुके हुए हैं जो कि एज नहीं थे। अब मेरे पास यहाँ पे 45 कार्ड्स रह गए बाकी आउट ऑफ 49 जो कि एज नहीं है। अब इन दोनों कंडीशंस पर गेम ने स्टॉप होना ही होना है। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है सी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। अगर तो मैं एक ही कार्ड पिक करूं और मेरी गेम स्टॉप हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि पहली ही पिक में आपका एज आ गया था। जहां जहां फुल स्टॉप है ना उसको आपने फॉलो करना है। सेकेंड टर्न पे मेरी गेम स्टॉप हो गई। ऐसा कब हो सकता है कि पहली टर्न में तो आपका एज नहीं आया था लेकिन सेकेंड टर्न में अब आपका एज आ गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते वक्त आप पहली टर्न में एज नहीं आया मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्न में एज आ गया है। इसी तरह थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए जब आप कंप्लीट करेंगे ना तो फोर्थ में आपने 2 आंसर्स ऐड करने हैं। एक तो ये ब्लू वाला आपने पहले में एज नहीं आया, फिर दूसरे में नहीं आया, फिर तीसरे में नहीं आया, अब फोर्थ में आपको एज मिल गया। सो इन 4 फ्रैक्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर दरमियान में आपने रखना है प्लस का साइन। दूसरी ऑप्शन गेम स्टॉप हो जाने की 4th टर्न पर ये है कि आपका एज नहीं आया, 4th पे भी नहीं आया आपका एज। उसमें आपने क्या करना है कि पहले में एज नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, ये तीसरे में भी नहीं आया और 4th में भी नहीं आया। तो ये जो आपने ग्रीन लाइन वाली 4 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है उसका आंसर यहाँ लिखना है और इनको ऐड कर देना है। ठीक हो गया। सो ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने इस क्वेश्चन को इन गिवन इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं ना कि आपके 4 सो हो सकता है कि यहाँ पर एज की बजाय आपको किंग्स कह दिया जाए या एज की बजाय किंग्स एंड क्वींस कह दिया जाए, कोई भी और ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को आपने समझ के करना है और खुद से सॉल्व करिएगा और एंड पर लास्ट में आपने ये चेक करना है कि आपका इस कॉलम का जो सम है प्रोबेबिलिटीज वाले कॉलम का इट शुड बी 1। अगर ये 1 आ जाता है तो दैट मीन्स के सही आपने सॉल्व किया, अदरवाइज मिस्टेक इज देयर, तो आपने उसको फिर रेक्टिफाई करना है। ठीक हो गया। ये मैं जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ये मैं आपको यहाँ फाइल में पोस्ट कर दूंगी। सो आप ये अपनी 6 ए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है ये आप रहने दीजिएगा। क्वेश्चन 7 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? नेक्स्ट हम लेसन में ना हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग ये 6B एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक यूज होती है कि प्रोबेबिलिटीज वाले कॉलम का या रो का सम 1 होता है। तो आप देखें अगर आप इन सब को ऐड करते हैं आपका आंसर 1 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन से सी की वैल्यू जो है ना वो पिक कर सकते हैं और वो सी की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका ये प्रोबेबिलिटीज वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। So this is what you have to do in exercise 6B and exercise 6C. नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 6B और C देख लेते हैं कि कहाँ तक हमसे कंप्लीट होती है, यानी नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होगा। यहाँ पर हम अपना लेसन एंड करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम किसी